मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं और वो भी वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं या वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं। वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों, आप जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, सर्विस कर रहे हों या रिटायर होने वाले हों या रिटायर हो चुके हों, याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इंसान के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपकी सांस लेना। जी हाँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिससे कि आपको जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और दोस्तों, याद रखिए, पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं बना है। आपको जीवन के हर मोड़ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। आप बीमार हैं तो भी पैसा चाहिए, आप स्वस्थ हो चुके हैं तो और अधिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए भी पैसा चाहिए, और खाना खाने के बाद अगर आपका वजन बढ़ गया है उसको कम करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि आपको पैसे की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रिटायरमेंट के बाद आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और स्थिर बनाने के लिए आपको क्या योजनाएं बनानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने आय की समीक्षा करें। देखिए, अगर आप रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं तो प्लीज रिटायरमेंट के बाद में आप अपनी आय आपकी क्या रहेगी उसकी आप जो है एक समीक्षा करें। बिकॉज आपकी आय बदल जाएगी। आपको सर्विस में जब तक थे तनख्वाह मिल रही थी, रिटायरमेंट के बाद में हो सकता है कि आपकी तनख्वाह तो बंद हो ही जाएगी, साथ ही साथ और भी बहुत सारे पर्क्स जो होते हैं, घर होता है और भी मतलब जो है आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस के साथ साथ बहुत सारी और चीजें वो सब खत्म हो चुकती हैं। तो आपको अपनी जो आय का जो आपका प्लानिंग है, जो आपकी आय की समीक्षा है वो आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको अपनी संपत्ति और सामग्री की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। तब आप अपनी आय की गणना कीजिए कि अगर आपको मकान किराए पे लेना है तो फिर आपको जो पेंशन मिलेगी उसमें से कितना पैसा बचेगा, और आपको अगर वहां पे जाकर नया फर्नीचर भी लेना है तब आपकी कितनी इनकम बचेगी, कितना पैसा बचेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है। अगर आपका खुद का मकान है तो हो सकता है आपको किराया ना देना पड़े, लेकिन बिजली पानी और दूसरे अन्य खर्चों से रूबरू होना पड़े। तो इस तरीके से आप रिटायरमेंट के बाद अपनी आय की समीक्षा करें। इसके आधार पर ही आप अपने रिटायरमेंट की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको अपना वित्तीय लक्ष्य जो है वो सेट करना पड़ेगा। देखिए, रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारे लोगों का जो वित्तीय लक्ष्य होता है वो कई चीजों में सिमट जाता है। जैसे कि बच्चों की शादी करनी है, या किसी के अगर बच्चे यंग हैं तो उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना है, पढ़ाई के बाद उनकी शादी करनी है, मकान बनवाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे आपकी जो वित्तीय लक्ष्य होते हैं उन सारे लक्ष्यों को आप लिखिए, जॉट डाउन करिए, फिर उसको स्पष्ट तरीके से देखिए कि कौन सा लक्ष्य जो है आपका पहले है, कौन सा लक्ष्य बाद में है, और उसी के हिसाब से आपको जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा उस पैसे को कैसे उपयोग करेंगे और कितने समय तक उसका उपयोग करेंगे, ये सारा कुछ आपको अपनी जो है इस वित्तीय लक्ष्य में, इस फाइनेंशियल प्लानिंग में सेट करना पड़ेगा। फिर क्या है कि रिटायरमेंट के बाद में एक अपना एक रिटायरमेंट कोष बनाएं। एक मतलब एक जो है ना, यू शुड हैव ए फंड काइंड ऑफ थिंग, कि जिससे कि आप जो है जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आरामदायक जीवन जीने के लिए ये आपका जो आपने फंड बनाया है, रिटायरमेंट कोष बनाया है, वो आपको इस जीवन को जीने में मदद करेगा। हो सकता है कि इस फंड की प्लानिंग आपने बहुत पहले अपनी जवानी में सर्विस के दौरान ही कर ली हो, तो उसको किस तरह से खर्च करना है वो भी आप प्लान कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो हर महीने अपने अगर आपने नहीं बनाया है तो हर महीने अपने जो पेंशन आ रही है या कोई अन्य स्रोत से पैसा आ रहा है उससे आप धीरे धीरे करके धन संचय कर सकते हैं। तो इसे आप जो ये मान के चलिए कि वित्तीय सुरक्षा के लिए ये आपका बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो इसलिए रिटायरमेंट कोष जरूर बनाएं। फिर क्या है, रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारी लोग जो है आपको निवेश की सलाह देंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो भी निवेश करें वो संपत्ति के आधार पर निवेश करें। यानी कि संपत्ति में निवेश करना इसलिए होता है कि एक प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है वो आपको कभी भी जो है बढ़ा हुआ पैसा दिलाती है।
ठीक है। आप इसके लिए और भी विभिन्न निवेश विकल्पों को जांच सकते हैं। जैसे कि आपकी बहुत सारी जो होती हैं आजकल म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि आपकी आय को बढ़ाते हैं, एक रेगुलर इनकम प्लान देते हैं, उसको आप उनमें निवेश कर सकते हैं। आपका अगर मान लो कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, तो उस हाउसिंग लोन को कैसे आपको सेटल करना है, इस पे ध्यान दीजिए। आप शेयर बाजार में भी अगर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। बैंक में जो है आप एफडी कर सकते हैं, या दूसरे अन्य जो है मतलब जो है इनकम प्लान्स होती हैं उसमें दे सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी पेंशनरी प्लान्स आ गए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है, उसको इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा, ताकि जब तक आप जीवित हैं आपको उसका जो है फायदा मिलता रहे। फिर सबसे जरूरी क्या है कि आप अपना स्वास्थ्य बीमा कराएं। देखिए, ज्यादातर लोग आजकल जो है अपने सर्विस के दौरान ही अपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। कारण यह है कि रिटायरमेंट के बाद एक तो एज ज्यादा हो जाती है, बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य आप और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य भी मतलब जो है उस पर चिंताजनक हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य बीमा हर हाल में कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित करेगा। और विभिन्न विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की आप मतलब जानकारी करते रहिए, उसी के हिसाब से अपना जो है स्वास्थ्य बीमा कराएं, ताकि आपकी बीमारी की चिंता को जो है कम किया जा सके। फिर सबसे जरूरी है कि आपकी जो सेविंग है और जो आपका खर्चा है, उसका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आप अपने खर्चे मत बढ़ाइए, आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपके इनकम 100 रुपए है, तो आप कोशिश करिए कि आपके खर्चे 30-40 रुपए तक ही निपट जाएं, बाकी 60 रुपए जो है आप बचा सकें। क्योंकि आपको हर महीने कुछ ना कुछ बचाना पड़ेगा और खर्चों को कम करना पड़ेगा। तब जाके आप अपना मंथली बजट बनाइए, एनुअल बजट बनाइए। साथ में उसमें जो है पेटी एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखिए, साथ में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखिए। कभी किसी की शादी है, कभी किसी की बारात है, कभी कहीं जाना है, कभी टिकट खरीदना है, कभी कुछ करना है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आपके सामने ये सारी समस्याएं मुंह फैलाकर खड़ी हो जाती हैं। साथ में आपको अपने बच्चों का भी देखना है। अगर आपके बच्चे सेटल हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी शादी की और उनके घर बसने की चिंता करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे सेटल नहीं हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी नौकरी की चिंता करनी पड़ेगी। उसमें कहाँ कितना पैसा लगेगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो रिटायरमेंट के बाद में वस्तुतः आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, लाइफ स्पैन कम होने लगता है। देखिए, जवानी बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो आदमी को विभिन्न विभिन्न चिंताएं घेरने लगती हैं। साथ ही साथ आपके जो अगर बुजुर्ग बुजुर्ग माता पिता हैं, तो आपको उनकी भी चिंता करनी होती है, उनके भी रख रखाव, उनकी भी बीमारी, उनकी भी दवाइयों को ख्याल करना पड़ता है। तो ये सारी कुछ आपके रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग में शामिल होना चाहिए, ताकि आप आराम से, सुकून से, बिना किसी चिंता के अपना जीवन गुजार सकें। रिटायरमेंट प्लानिंग इसीलिए बहुत जरूरी होती है, और मेरा मानना है दोस्तों, आपको अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हर हाल में करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।